नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र। उसके 2 सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। पहले आपको वो दोनों सीज़न ज़रूर पढ़ने चाहिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो दोनों पार्ट आप पढ़िएगा। उसके बाद कठिन सफ़र 3 का ये दूसरा भाग है। पहली वीडियो भी आपको उस लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है, इसको चलिए शुरू करते हैं। रितु ने कहा, मेरा मतलब है आशा, तू ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि अभी तू उससे मिलकर आई है। उसने आगे बढ़कर तुझे गले लगाया है, लेकिन इस एक पल की खुशी में तू इतने सालों के कष्ट कैसे भूल गई? मैंने तुझे रात रात भर रोते हुए देखा है, ईशान की याद में तड़पते हुए देखा है। मैं फिर से उस दलदल में तुझे नहीं जाने दे सकती, बस। आशा ने तुरंत कहा, हो सकता है हो सकता है वो भी रात रात भर नहीं सोया हो। तुम्हें कैसे पता कि उसकी लाइफ में ये 5 साल कैसे गुजरे? मैं ईशान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो दिल का बहुत अच्छा है, बस उसने एक गलती कर दी और मैंने उसे उस गलती की सज़ा भी दे दी है। सज़ा उसे मिलती है, लेकिन दर्द मुझे होता है। आशा, तुम इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ना कि हर बात पर कमज़ोर। तुम ऐसे नहीं कर सकती। पहले की बात अलग थी, अब अलग बात है। यदि तुम इस तरह भावनाओं में बहकर ईशान के करीब दोबारा जाओगी, तो पता है मीडिया को मसाला मिल जाएगा। उन्हें तो अपने टीआरपी बढ़ाने से मतलब है। हर न्यूज़ चैनल पर बस यही सब दिखाया जाएगा। बार बार न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए परेशान करेंगे। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, कहाँ तक जवाब दोगी? इसलिए तुम्हें जज्बात में नहीं बहना चाहिए। तो क्या अमीर लोगों में दिल नहीं होता? क्या उनकी भावनाएं नहीं होती? रोना क्या सिर्फ एक कमजोरी दिखाता है, कमजोर लोगों को दर्शाता है? आंसू एक भावना है, ना कि कमजोरी की निशानी। आशा की बात सुनकर रितु चुप हो गई और वहां से उठकर वो अपने कमरे में चली गई। आशा उदास सा चेहरा लिए बालकनी में आ गई और खुद के और ईशान के बारे में सोचने लगी। आशा, मैं सोच रहा था इस वीकेंड हम कहीं घूमने चलते हैं। शादी को इतने दिन हो गए, हम कभी भी कहीं भी नहीं गए हैं। ईशान ने आशा के गले में बाहें डालकर कहा, कहाँ पर? जहाँ तुम कहोगी वहीं पर। मेरी कोई चॉइस नहीं है। वो क्या है ना, मैं कभी कहीं घूमने नहीं गई, तो मुझे इन सब का कोई भी आइडिया नहीं है। जहाँ तुम लेकर चलोगे मैं वहीं चल लूँगी। इनफैक्ट मैं तो इसी में खुश हूँ कि पहली बार कहीं घूमने जाने को मिलेगा। तुम कितनी सिंपल लड़की हो ना, ऐसा तुम्हें लगता है। जबकि मेरी मम्मी तो कहती है लड़कियां जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं वो अपना घर नहीं चला पाती और जल्दी ही घर वालों से लड़ाई करके वापस अपने मायके आ जाती हैं। तुम्हारी मम्मी यहाँ पर गलत हैं, बल्कि लड़कियों को भी बराबर बोलने का हक होना चाहिए। उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। घर चलाना क्या अकेली लड़कियों की जिम्मेदारी होती है? नहीं, इसमें पति और पत्नी दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा नहीं मानती। उनको लगता है कि अगर पति अच्छा मिल जाए जो उस पर बिना बात हाथ ना उठाए, तो लड़की को उसी में खुश हो जाना चाहिए, ना कि और कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए उससे। ये बहुत ही पुरानी सोच है। सबसे पहले बात तो ये है कि किसी भी पति को पत्नी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पत्नी कोई उनकी जागीर नहीं है। आशा, तुम उस बंधन में मत बंधी रहो। तुम अपनी एक नई सोच बनाओ जो आज की इस दुनिया से कई कदम आगे हो और जो तुम्हें ये एहसास करवाए कि तुम्हारा भी इस दुनिया में अस्तित्व है। बिना पिता और पति की पहचान के भी तुम खुद अपनी पहचान बना सकती हो। मुझे कोई पहचान नहीं बनानी, मेरे पति का नाम ही मेरी पहचान है। मैं तुम्हारी यही सोच तो बदलना चाहता हूँ आशा। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ और बदल कर एक ऐसी लड़की बनाना चाहता हूँ जो अगर कभी अकेली भी रहे तो इस दुनिया से डरे नहीं और खुद का नाम बना सके, खुद के नाम से पहचानी जाए। जब भी निकलो तो लोग कहें, देखो आशा रस्तोगी जा रही है। ऐसा नेम और फेम बनाओ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश हूँ मैं तुम्हारे साथ। एक साधारण सी ज़िंदगी जिसमें तुम मुझे बहुत इज्जत देते हो और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आशा, एक लड़की की ज़िंदगी का मतलब सिर्फ पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना ही नहीं है। हमारे समाज में ऐसा ही होता है ईशान। लड़कियों को बचपन से सिर्फ एक ही बात कही जाती है, घर के सारे कामकाज सीख लो और किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो। ज़्यादा जुबान मत चलाओ, बहुत तेज मत हंसो, ऐसे मत बैठो, थोड़े सलीके से रहना सीखो, वरना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अगर कभी लड़की एक बार भी अपने मन की बात कह देती है तो फिर वो बदचलन और न जाने क्या क्या हो जाती है। मेरी जैसी करोड़ों लड़कियां हैं, तुम किस किस को बदल पाओगे ईशान। आशा, आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है और एक बार आग लग जाए तो वो कब दावानल बन जाती है पता भी नहीं चलता। मैं वो चिंगारी बनना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हें बदल पाऊँ और तुम उन करोड़ों लड़कियों में से लाखों लड़कियों को बदल कर एक बड़ी पहल करोगी। मुझे कोई पहल नहीं करनी। आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो और जिस दिन मैं नौकरी करने लगूंगी और घर के किसी काम में थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो सबसे पहले तुम ही ताना मारोगे। ईशान, कहना अलग बात होती है और हकीकत अलग। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? भले ही मेरे पास पैसे कम है लेकिन मेरी सोच इतनी बेकार नहीं है। अगर मुझे ताने ही मारने होते तो मैं कभी तुम्हें इस तरह आगे बढ़ने के लिए उत्साहित ही नहीं करता। मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हें जाना है, तब से मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो अपने जीवन में। बस तुम्हें एक मौका मिलने की देर है। ये बातें करके मैं तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहता हूँ। सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। वो एक मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम आगे बढ़ो और अपने माँ बाप के साथ साथ समाज के अनेक लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदल सको। ईशान, वैसे भी मम्मी जी ने तो पहले ही कहा था कि उन्हें नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए। मम्मी की बात छोड़ो आशा, वो भी तुम्हारी मम्मी की तरह ही पुराने ख्यालातों की ही है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमसे मिलकर मुझे लगा था जैसे तुम किसी राजकुमार के जैसे हो। मुझे इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी जितनी तुमने दी। किसी को भी मेरा अस्तित्व जरूरी नहीं लगता था क्योंकि मैं एक लड़की थी। मैं कुछ भी करने के लिए कहती तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि पति के घर जाकर करना। वो हमेशा ये एहसास दिलाती थी कि वो घर मेरा बिल्कुल नहीं है। जब मेरी शादीशुदा सहेलियों से बात होती तो उनकी बस यही शिकायत रहती कि पति और सास हमेशा ताने मारते रहते हैं कि ये उनके बाप का घर नहीं है। वहाँ भी यही एहसास होता कि वो उनका घर नहीं है। एक लड़की को अपने पूरे जीवन में उसका खुद का घर तक नसीब नहीं होता, उसे उसके सपने पूरे करने की इजाज़त कहाँ से नसीब होगी। तुम्हारे साथ तो मैं हूं ना आशा। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो और किसी की बातों के बारे में मत सोचो। जो उन्होंने कहा उनको वहीं छोड़ दो और मेरे साथ मिलकर एक नई सोच का निर्माण करो। एक ऐसी सोच जिसमें तुम अपने पति, सास, माँ बाप और बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ खुद के बारे में सोच पाओ। खुद के बारे में सोचने का अधिकार हम लड़कियों को नहीं होता ईशान। तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता लड़कियों के कितना कुछ सुनना पड़ता है। अगर हम कुछ भी गलत कर दें तो सबसे पहले यही कहा जाता है दूसरे घर जाना है, कुछ संस्कार सीख ले। सच तो ये है कि लड़कियों में संस्कारों की कमी नहीं होती। वो बचपन से ही काफ़ी समझदार होती हैं और उन्हें कुछ भी सीखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम एफर्ट्स में लड़कियां बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं हर क्षेत्र में, लेकिन वो थोड़ा सा एफर्ट भी कोई नहीं करना चाहता। ये पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा ही है कि चाह कर भी कुछ बदला नहीं जा सकता। कहते हुए आशा की आंखें नम हो गई। ईशान ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, कहाँ हम वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे और कहाँ दूसरों के बारे में बातें करने लगे। इस बार कहाँ जाएंगे तुम ही डिसाइड करोगी बस, ईशान ने कहा और आशा को अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और इज्जत देने के लिए।
आशा, जब भी खुद को अकेला पाओ तो मेरी बातों को याद कर लेना। तुम अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकती हो। मेरा मन कहता है तुम एक दिन इतना चमकोगी कि हर पुरुष की चमक उसके सामने फीकी लगने लगेगी। ईशान ने आशा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। आशा का फोन बजा तो वो अपनी सोच से बाहर आई। आशा अपनी सोच में गुम थी कि उसके फोन की घंटी से उसका ध्यान भंग किया। आशा ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने चारों तरफ अपना फोन देखा तो उसका फोन बेड के दूसरे कोने में पड़ा हुआ था। आशा ने फोन उठाया और फोन में देखा तो एक अननोन नंबर से फोन आया हुआ था। उसने कॉल कट किया और अपने मैनेजर को वो नंबर भेजकर डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा। आशा बेड पर लेट गई और उसने अपने फ़ोन में ड्राइव खोली और उसमें एक फ़ोल्डर उसका और ईशान की फ़ोटोज़ का था। आशा ने वो फ़ोल्डर खोला और खुद की और ईशान की तस्वीरें देखने लगी। यूँ देखते देखते उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। उसे ईशान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो सोचने लगी कि ईशान इस वक्त क्या कर रहा होगा। न जाने उसे क्या सूझा कि उसने अपने मैनेजर से ईशान का कोई मोबाइल नंबर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढने के लिए कहा। शान रूम पर पहुंचकर लगातार डोरबेल बजाए जा रहा था। साथ में बिना कुछ सुने चिल्ला रहा था, जैक प्लीज़ ओपन द डोर। अंदर से जैक चिल्लाता है, अरे सब्र तो कर ले यार, आ रहा हूँ। ऐसे क्या तेरे प्राण निकल रहे हैं जो 2 मिनट का सब्र नहीं करता। बड़बड़ाता हुआ जैक डोर ओपन करता है। ईशान के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों के मिले जुले भाव दिखाई दिए। उसने तुरंत जैक को पकड़ा और अंदर ले जाकर उसे अपने साथ बेड पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें पता है जैक, आज मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? आशा से। क्या बात कर रहा है? जैक ने हैरान होते हुए कहा। हाँ यार, मैं आशा से मिला लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाया। आखिर क्यों? तू उसके सामने 5 साल बाद जाकर खड़ा हुआ था और तूने कुछ नहीं कहा। नहीं यार, मुझे लगा पता नहीं वो क्या सोचेगी। हो सकता है उसे लगे कि उसकी कामयाबी देखकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत होगी उसके मन में मेरे लिए वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू अपनी आशा को अच्छे से जानता है ना। और वैसे भी जब अगर तू उसके पास नहीं जाएगा तो किस इज्जत से डरता है। आशा को तो जानता हूँ लेकिन इन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। वो पहले वाली आशा नहीं रही है। जब उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है तो उसकी सोच भी बदल चुकी होगी, उसके विचार भी बदल चुके होंगे। तूने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की तो उसने क्या जवाब दिया? यही कि शादी ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता जीवन में। यार, मुझे लगता है वो अभी भी तुझे चाहती है। अगर नहीं चाहती तो ज़रूर लाइफ में आगे बढ़ जाती और किसी से शादी भी कर लेती। तुझे क्या लगता है कि किसी से शादी नहीं की तो मतलब अब तक वो वही है जहाँ मैं उसे छोड़कर आया था? शादी हर चीज़ का प्रूफ नहीं होती है ईशान। वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे कि मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकता। और इतना सेल्फिश मैं हूँ नहीं कि अपने मतलब के लिए उसे पीछे खींच लूँगा। इसमें पीछे खींचने की कोई बात नहीं है शान। वो आशा जो आज इस दुनिया के सामने है उसे इस काबिल तूने बनाया है। वो खुद भी इस बात को जानती होगी और महसूस भी करती होगी। बस वो कभी तेरी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाएगी क्योंकि गलती तूने की थी। तुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा और उसे मनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं माने तो उसके पैरों में पड़ जाना। कैसे मनाऊं मैं उसे? उसने मुझे कितने मौके दिए मनाने के लिए, लेकिन मैं अपने ही घमंड में था। तब कोई तवज्जो ही नहीं दी उसे। कोई 1 साल तक किसी का एक हाँ का इंतज़ार करता है, लेकिन उसने किया मेरी हाँ का इंतज़ार कि मैं पैसे छोड़कर उसे चुन लूँगा। मुझसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में नहीं है। आशा मुझसे कई गुना बेहतर लड़का डिज़र्व करती है जो उसकी बराबरी का हो, उसकी तरह अमीर और समझदार हो, जो उसे समझे
और ये एहसास करवाए कि वो कितनी स्पेशल है। भगवान ने मुझे आशा जैसी लड़की देकर मेरी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं किस चीज़ में अंधा होकर मूर्खों की तरह आशा को पीछे छोड़ आया। किस मुंह से जाकर बात करूं उससे, कैसे मनाऊं? ठीक वैसे ही जैसे उसे नाराज़ किया था, माफ़ी मांग कर और जाकर पैरों में पड़कर। इससे मान जाएगी वो? हाँ, कोशिश करते रहना जब तक मान नहीं जाए। तुझे क्या लगता है मुझे कैलिफोर्निया छोड़कर उसके साथ इंडिया चला जाना चाहिए? ईशान ने अपने मन में आए विचारों को जैक के सामने रखा। हाँ, क्यों नहीं? कैलिफोर्निया में वैसे भी कौन सा तेरा कोई बड़ा वाला बिजनेस चल रहा है जो कि तू इंडिया चला जाएगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जैक ने हंसकर कहा, नुकसान तो कुछ नहीं है यार, लेकिन अगर वो पूछेगी कि मैं 5 साल तक कहाँ था तो क्या जवाब दूँ? कैलिफोर्निया में था। अरे यार, मेरा मतलब है कि इन 5 सालों में मैंने उससे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया, इसका क्या जवाब दूँ? बोलना कि तू उसकी सफलता में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। अगर ये पूछे कि जब मैं इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंची तब क्यों नहीं आए, तो क्या कहूँ? सच बता देना। नहीं यार, मैं सच नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो इमोशनल होकर मुझे अपनाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे सोच समझ कर अपनाए, मेरी हर गलती को माफ़ कर दे, मुझे बिना सिंपैथी के दिल से अपनाए। तू कोशिश तो कर। वो भी पिघल जाएगी। जब तक नहीं माने तब तक उसे छोड़ना मत। ठीक है, बाकी कुछ भी समस्या हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तेरी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू यार। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मैं वापस आशा के पास जा रहा हूँ। कहते हुए ईशान इमोशनल हो गया। जैक ने उसे अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, जाहिर सी बात है, हम किसी को दिल से चाहते हैं तो उसके पास जाने के लिए खुशी तो होगी ही ना। वो भी 5 साल बाद दो बिछड़ों का मिलना होगा। बस यार, आशा मान जाए। जरूर मानेगी, इतना प्यार करने वाला लड़का जो मिला है। बस अब अपने प्यार में कोई कमी मत आने देना। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? नंबर भी नहीं है मेरे पास। उसका ईमेल तो होगा ना? पुराना वाला है। पुराना नंबर वगैरह सब बदल दिए उसने। ईमेल भी बदल दिया होगा तो हो सकता है ईमेल नहीं बदला होगा। तू उसके ईमेल पर एक टेक्स्ट भेज कर देख, अगर रिप्लाई आता है तो। ये अच्छा आइडिया है। थैंक यू कहकर शान ने अपना फ़ोन निकाला और आशा को ईमेल ढूंढने लगा। ऑलवेज वेलकम, जैक ने कहा। ईशान ने आशा का ईमेल ढूंढा और उस पर एक टेक्स्ट कर दिया, हाय आशा, ईशान हेयर, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, मिल सकती हो क्या? वहीं आशा बेड पर लेटी हुई थी और अचानक से उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन बजा। आशा ने फ़ोन उठाया और चेक किया तो उसके मैनेजर का मैसेज था जिसमें उसने उस नंबर के बारे में बताया था। आशा को लगा ही था कि शायद उस लड़के का होगा जिसे सुबह उसने नंबर दिया था। आशा ने सोचा शाम को बात करूंगी, किस लिए कॉल किया था, यही सब सोचकर उसने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया और लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगी। उसे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो उसके लिए वो फेसेस सेलेक्ट करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, तब तक आप कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।